आज हमारे साथ श्री रोशन लाल जी अग्रवाल हैं, जो अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं और उनके कुछ मान्यताएं हैं, उनसे आज हम जानते हैं। तो रोशन लाल जी, आपका स्वागत है हिसार में। तो जो आपका कॉन्सेप्ट है कि हर एक व्यक्ति को सरकार कुछ अंश लाभ दे, लाभांश दे बजट में से, तो उससे उसकी परिकल्पना किस प्रकार से आपको हुई और आपके दिमाग में ये कैसे आया कि मैं इसको एक अभियान बनाऊं? देखिए, जिस लाभांश की बात मैं कहता हूं उसका सैद्धांतिक पक्ष क्या है, पहले ये ठीक से समझिए। इस देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों पर इस देश के सब लोगों का समान अधिकार है। यह अधिकार उनको जन्म से मिलता है, जिसका व्यक्ति की योग्यता से, क्षमता से भी कोई लेना देना नहीं है। तो जब इस देश के सारे लोग इस देश के सारे प्राकृतिक संसाधनों के मालिक हैं, तो फिर इस देश के साधनों से होने वाली आमदनी में भी उनका अधिकार होगा। इस देश की अर्थव्यवस्था से जो लाभ पैदा होता है, उस लाभ में भी उनका हिस्सा है। मैं उसी हिस्से को देश के सारे नागरिकों को नकद दिए जाने की बात कहता हूं, और न्याय की दृष्टि से यह अधिकार उन्हें अवश्य ही मिलना भी चाहिए। यदि देश की इन साधनों से होने वाली आय में उसका हिस्सा नहीं दिया जाता, तो फिर उन्हें साधनों का स्वामी मानना या कहा जाना, यह उसके साथ सबसे बड़ा धोखा है। और इस रकम का आकलन करके ही मैं देश के हर नागरिक को 1 लाख रुपया प्रति वर्ष देने की बात कहता हूं। तो ठीक है, लेकिन वो 1 लाख रुपया आएगा कहाँ से? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और बहुत लोग तो ये कहते हैं कि ये देश बहुत गरीब है, इस देश में गरीबों का प्रतिशत बहुत ज्यादा है, 90%। लेकिन देश में 0.1% लोग अति संपन्न हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि यह देश गरीब नहीं है, बल्कि यह गंभीर असमानता की बीमारी से ग्रस्त है। देश का सारा धन केवल कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है, और देश के बाकी लोग अत्यंत अभाव का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। तो मेरा कहना यह है कि चूंकि देश का सारा धन, उसका बहुत बड़ा भाग देश के मुट्ठी भर लोगों के पास इकट्ठा हो गया है, इसलिए उन मुट्ठी भर लोगों की संपत्ति पर टैक्स लगा दीजिए और बाकी सारे टैक्स हटा दीजिए। अर्थात दूसरे शब्दों में कहूं तो सरकार ने जो गरीबी रेखा बनाई है, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसकी बजाय ये अमीरी रेखा बनाई और अमीरी रेखा से ज्यादा संपत्ति के ऊपर टैक्स लगाए। ये टैक्स ब्याज की दर से होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। इस देश के 0.1% लोग, अर्थात 12 लाख लोग अत्यंत संपन्न हैं। ये सभी अरबपति और खरबपति हैं। यदि सारे टैक्स हटाकर देश के मात्र इन 12 लाख लोगों की संपत्ति पर ब्याज की दर से टैक्स लगा दिया जाए, तो कम से कम 150 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। जबकि इन अनेक प्रकार के टैक्सों के माध्यम से देश के एक एक आदमी का खून चूस चूस कर भी केवल 25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे होते हैं। अर्थात देश के 121 करोड़ों से जो टैक्स लिया जा रहा है, उससे 25 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे होंगे। और देश के केवल 12 लाख अति संपन्न लोगों से यदि संपत्ति कर लिया जाए, तो 150 लाख रुपए इकट्ठे होंगे। इसलिए केवल संपत्ति कर से 150 लाख करोड़ रुपए का टैक्स लिया जाए
बाकी सारे टैक्स हटा दिए जाएं। इससे सारी चीजें बेहद सस्ती हो जाएंगी, इससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, टैक्स चोरी समाप्त हो जाएगी। व्यापारियों को, उद्योगपतियों को व अन्य लोगों को जो भारी भरकम अकाउंट विभाग बनाना पड़ता है, जिसमें लाखों टन कागज खर्च होता है, जिसमें लाखों घंटे का श्रम व्यय जाता है, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और जो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण भी बनता है, इन सारी समस्याओं से छुटकारा अलग मिल जाएगा, सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। फिर जो टैक्स लगाने और टैक्स हटाने में सत्ता में बैठे हुए लोग जो मनमानी करते हैं, उस भ्रष्टाचार से भी समाज को मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार ये एक टैक्स जो है, ये समाज की बहुत सी समस्याओं का हल तो कर ही देगा, साथ ही साथ जो थोड़े से अति संपन्न लोगों से हम 150 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, यह पैसा आज भी उनके पास डेड पड़ा रहता है जो किसी काम नहीं आता, और उनके लिए इतना पैसा देना कोई कठिनाई नहीं है, उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। और यदि हम 150 लाख करोड़ में से 25 लाख करोड़ रुपए जो बजट का खर्च है उसको काट दें तो 125 लाख करोड़ रुपए हमारे पास फिर भी बचेंगे, और देश की आबादी केवल 121 करोड़ है। इसलिए देश के हर नागरिक को अगर हम 1 लाख रुपया दें, यानी देश के हर नागरिक को लखपति बना दें, तो भी हमारे पास 4 लाख करोड़ रुपए सरप्लस बचेंगे, कोई कमी नहीं होगी। तो आपको कब लगा कि जो आपकी ये थ्योरी है आपको लोगों तक पहुंचानी चाहिए? देखिए, मैं इस मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से काम करता आ रहा हूं, चिंतन करता आ रहा हूं, और अपने चिंतन को अधिक से अधिक पैनापन प्रदान करने के लिए, अधिक से अधिक स्पष्ट बनाने के लिए, समझने योग्य बनाने के लिए मैंने निरंतर उसमें सुधार किया है। और मैं शुरू से ही इस बात का विचार कर रहा हूं कि आज का अर्थशास्त्र मनुष्य की इन समस्याओं का समाधान करने में पूरी तौर पर विफल है, और यह समस्या, जैसा हम देख भी रहे हैं, निरंतर जटिल होती जा रही है। इसलिए मैंने लगातार इस बात का विचार किया है कि अगर हम एक स्वस्थ समाज की संरचना करना चाहते हैं, समाज में शांति की स्थापना करना चाहते हैं, संपन्नता की स्थापना करना चाहते हैं, और एक आदर्श समाज की स्थापना करना चाहते हैं, तो वो इसी प्रकार के इस नई कर प्रणाली के माध्यम से, नए वितरण के विज्ञान से ही संभव है। तो जो भारतीय संस्कृति का जो मौलिक सिद्धांत है दान का, क्या ये उससे कुछ मिलता जुलता नहीं है? जैसे अपरिग्रह है या दान है? हाँ, ये निश्चित रूप से अपरिग्रह पर भी आधारित है। अर्थात आप कहें तो महावीर जैन का अभिमत उससे भी मेल खाता है। यह भगवान बुद्ध जो है, जिन्होंने सारे प्राकृतिक संसाधनों पर सारे लोगों का समान अधिकार माना था, यह उनके विचार से भी मेल खाता है। यह महात्मा गांधी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से भी मेल खाता है। इसमें पूंजीवादी व्यवस्था के भी सारे गुण मौजूद हैं, और इसमें मार्क्सवादी साम्यवादी व्यवस्था के भी सारे गुण मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया के प्रसिद्ध संतों ने, विचारकों ने और वैज्ञानिकों ने जो एक आदर्श समाज की अपनी अपनी परिकल्पना का जो खाका दुनिया के सामने रखा, समाज के सामने रखा, उन सारे ही विचारकों की कसौटी पर आपको यह जो विचार है इसका खरापन दिखाई पड़ेगा, जो आसानी से परखा जा सकता है, जांचा जा सकता है। तो किस स्तर पर आपने अपनी बात को रखा? किन लोगों में रखा, किन मंचों पे रखा, किसी राजनीतिक पार्टी में रखा या? देखिए, मैं स्वयं किसी राजनीतिक दल से संबंधित भी नहीं हूं, और न मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य बनना चाहता हूं, बल्कि मैं किसी भी संगठन में रहना ही नहीं चाहता। बल्कि ये चाहता हूं कि जिस भी संगठन को मेरा विचार पसंद आए और वो इसे समझना चाहे, तो मैं इसके संगठन के मंच पर जा सकूं,
उसका निमंत्रण मिले तो वहाँ पर मैं बेरोक टोक आ जा सकूँ, अपनी बात रख सकूँ और तर्क के माध्यम से, अनुभवों के माध्यम से मैं अपनी बात उनको अच्छे से अच्छे ढंग से समझा सकूं। और इसी तरह का प्रयास मैं लगातार कर भी रहा हूं। पिछले कुछ सालों में मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव भी हुए हैं। मुझे बहुत प्रसिद्ध लोगों से मिलने का अवसर भी मिला है और उनसे संवाद भी हुआ है। और मुझे धीरे धीरे समाज में जो आज बेचैनी दिखाई पड़ रही है उसका कारण और स्वरूप भी समझ में आता है। और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि यह विचार समाज की उन सारी समस्याओं का सहज, स्थायी और न्यायपूर्ण समाधान है। धन्यवाद।